Hello everybody, I am Vasumana Punj. I have secured All India rank 18 in UPSC conducted Indian Statistical Services exam for 2020. I would like to share my strategy of this paper with you. ये पेपर जो है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है रिटन पार्ट, एक है इंटरव्यू पार्ट. जो रिटन पार्ट है उसमें 6 पेपर्स होते हैं. जो फर्स्ट पेपर है वो है इंग्लिश का, फिर है जनरल स्टडीज़, फिर है पेपर 1 स्टेटिस्टिक्स, पेपर 2 स्टेटिस्टिक्स, पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, और पेपर 3 और पेपर 4 जो स्टेटिस्टिक्स के होते हैं वो सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं. आई विल बिगिन विद पेपर 1 फॉर स्टेटिस्टिक्स. पेपर 1 ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है. इसमें 3 मेजर हिस्से होते हैं. सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस का, फिर आता है कंप्यूटर्स, एंड बाद में जो पोर्शन आता है जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 80, वो आता है प्योर स्टेटिस्टिक्स. उसके अंदर जो टॉपिक्स मेजरली कवर्ड होते हैं, जो एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे गए हैं, वो हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, एसोसिएशन एंड कंटिंजेंसी, प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज़, प्रोबेबिलिटी का फुल कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस जितनी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उस पर बेस्ड हैं वो. ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि स्कोरिंग भी होता है, और साथ में इसके हमारे को यूज़ होता है रैंडम वेरिएबल, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये सारी चीज़ें इधर बहुत यूज़ होती हैं. ऑन द सेम लाइन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब भी बहुत वाइडली आस्क्ड है इस पेपर में. मेरी स्ट्रैटेजी इस पेपर के लिए सिंपल थी कि मैंने देखा जो आई फॉलोड द पास्ट ईयर पेपर्स वेरी थारोली. तो इस पेपर में जो स्टेटिस्टिक्स वाला प्योर पोर्शन था उस पर मैंने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स SC गुप्ता की फॉलो की थी, और स्टेटिस्टिक्स की बुक बाय गून गुप्ता दास गुप्ता भी फॉलो की थी. मैंने जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पास्ट ईयर पेपर्स में दिए थे उसके बेसिस पे अपने प्रेपरेशन की थी. कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर रेफ़र किया तो वो उन्हीं लाइंस पे रेफ़र किया. तो इसके लिए मैंने ये वाली बुक्स रेफ़र की थी, एंड बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस पास्ट ईयर्स पेपर्स को बहुत अच्छे से किया था. फॉर कंप्यूटर्स मैंने एक ऐसी मैंने ग्रेजुएशन बैचलर्स इन स्टेटिस्टिक्स की है, तो उसमें हमारे को एक बुक रेफ़र कराई गई थी ई बालागुरु स्वामी. मैंने उस बुक से सी की प्रेपरेशन की. फॉर द अदर टॉपिक्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ कंप्यूटर हो गया, मेमोरी सिस्टम हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, इन सब टॉपिक्स के लिए जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं क्वेश्चन पेपर्स में, उनके बेसिस पे अपनी पढ़ाई थ्रू एवरी सोर्स, बी इट गूगल, बी इट एनी बुक दैट आई कुड फाइंड ऑनलाइन, या कोई अगर रेफरेंस मटेरियल मिल गया उसके थ्रू की. बट मेरा बेस जो था वो हमेशा से पास्ट ईयर पेपर्स पे था कि अगर जैसे कि बाइनरी सिस्टम है तो बाइनरी सिस्टम के न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए हैं, तो मैंने पूरा बाइनरी सिस्टम फ्रॉम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टा, हेक्साडेसिमल वो सब कवर किया. देखा किस टाइप का कॉन्सेप्ट फ्लो है एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर टू अनदर, जिससे कि एग्जाम में भी हेल्प हो. सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ऐसा ही था, जो मैंने सिमिलर स्ट्रैटेजी फॉलो की. नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस. न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक बहुत ही हाई लेवल व्यू पे हमें दिखता है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी वाइडली आस्क्ड टॉपिक. तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल, 2/3 रूल, वेडल्स रूल, ये सब के अगर फॉर्मूलेज हमें ढंग से क्लियर हैं तो उसके न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व हो सकते हैं, और उससे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं इन पेपर 1. ऑन द सेम लाइन्स अगर हम मेथड ऑफ फाइंडिंग अप्रॉक्सीमेट रूट्स की बात करें तो रुंज-कुटा मेथड, पिकट्स मेथड, यूलर्स मेथड, मिलनेज मेथड देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से की. यूट्यूब के थ्रू कोई एग्जाम्पल्स अगर मुझे मिल रहे थे तो मैं वो देखती थी और उसी के बेसिस पे आगे भी सॉल्व करने की कोशिश करती थी. 2019 में के पेपर में ये देखा गया कि रुंज-कुटा मेथड एंड मिलनेज मेथड पे काफ़ी क्वेश्चंस किए गए थे. ये थी मेरी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी. पेपर 2 काफ़ी स्कोरिंग पेपर है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि इसमें जो पेपर का पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट ईयर्स के लाइन में ही आता है. इसको अगर देखा जाए तो इसके भी कुछ भाग हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस. स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में एक टॉपिक है विच इज़ अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस्टिमेटर्स, जिसमें अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, ये 4 प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अ गुड 20 to 25 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ ओनली.
इनके साथ साथ हम MLE भी कवर करते हैं, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एस्टिमेटर्स में मेथड्स ऑफ मोमेंट, MLE, MV, BE एस्टिमेटर्स, ये सब हम कवर करते हैं। इसके बाद हम लोग अनोवा में भी काफ़ी हद तक इस पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीनियर मॉडल्स से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बहुत स्कोरिंग पार्ट इधर होता है जनरलाइज्ड इनवर्स एंड लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शंस। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिस पे, तो अगर लीनियर मॉडल के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये वाले भी ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। इसके लिए मैंने जो बुक्स फॉलो की थी वो थी फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और जो ग्रेजुएशन में हमारे को कोर्स मटेरियल दिया जाता था वो फॉर पेपर 2। पेपर 2 क्योंकि सेकेंड हाफ में होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सुबह हम लोग दे चुके होते हैं, तो पेपर 2 की प्रेपरेशन मैंने ऐसे की थी कि मेरी ज़्यादा रिवीजन पेपर 2 की थी एज़ कम्पेयर टू पेपर 1, क्योंकि आप थके हुए भी होगा, आपका माइंड भी उस टाइम थोड़ा रिलैक्स करना चाह रहा होगा। तो ऐसा इस तरह की रिवीजन कीजिए कि जो उस पेपर के बाद आपको 3 घंटे मिलते हैं उसमें 1 घंटा लगा लीजिए आप खा रहे हैं या थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी के 2 घंटे में विदाउट एक्सर्टिंग योर माइंड मच आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएं। तो मैंने पेपर 1 के कंपैरिजन में पेपर 2 की रिवीजन ज़्यादा करी थी। उसके जो क्वेश्चंस थे पास्ट ईयर्स के वो ज़्यादा हैबिचुअली देखे थे, जस्ट कि मेरा एक कंफर्ट लेवल इस्टेब्लिश्ड रहे जब ये पेपर आए। Paper 3 is the most comprehensive and extensive paper of the whole statistics papers that are asked in Indian Statistical Services। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें इस चीज़ की भी चिंता ज़्यादा होती है कि पूरा पेपर ख़त्म भी हो पाएगा और सारा का सारा कुछ रिवाइज भी हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज इस पेपर में हमें इकोनोमेट्रिक्स, सैम्पलिंग, टाइम सीरीज, डिमांड एनालिसिस एंड इंडेक्स नंबर्स दिए जाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन में अलग अलग सेमेस्टर्स में एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये पेपर काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए। तो मैंने इसके लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मैंने जब घर पे प्रैक्टिस करी इन पेपर्स की, मैंने इन सबको अलग अलग सब्जेक्ट्स की तरह करा। जैसे मैंने सैम्पलिंग पहले पढ़ ली, मैंने सैम्पलिंग के सारे टॉपिक्स लिख लिए कि ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, ये क्लस्टर है, ये 2 स्टेज सैम्पलिंग है, ये प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग है, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, एक्सेट्रा, जितने भी हमारे टाइप्स थे। मैंने सैम्पलिंग के वो सारे के सारे अपने नोट्स बना लिए और फिर मैंने पास्ट ईयर्स पेपर्स में से सिर्फ सैम्पलिंग अटैम्प्ट की फॉर अ सेट पीरियड ऑफ 1 आवर, क्योंकि वहाँ पे अगर आप क्वेश्चंस मैच करके देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन में 20 to 22 मिनट से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होता है इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट सेक्शन। तो मैंने 1 आवर की टाइम लिमिट, कई बार 1 आवर 15 मिनट्स की टाइम लिमिट सेट करके सिर्फ पहले सैम्पलिंग के पोर्शंस अटेम्प्ट किए उस एक फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में। सिमिलरली इकोनोमेट्रिक्स का सब कवर करने के बाद, विच कवर्स मल्टीकोलिनैरिटी, ऑटो कोरिलेशन, हेट्रोसिडैसिटी, जनरल लीनियर मॉडल्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडलिंग जिसमें SLS, 2 SLS, ILSC, इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल टेक्निक, 3 SLS, मैक्सिमम लाइक्लीहुड टेक्निक, रिस्ट्रिक्शंस के साथ, LVR टेक्निक, कोई अगर हम देख रहे हैं लैग्ड वेरिएबल्स के साथ, वो सारा मैंने एक बार कोर्स वर्क पहले कंप्लीट किया कि दीज आर द टॉपिक्स दैट आई नीड टू कवर एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट्स दैट आई नीड टू ब्रश अप। फिर मैंने अगेन 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम क्लॉक सेट किया और पेपर 3 में से सिर्फ इकोनॉमेट्रिक्स का पेपर अटैम्प्ट किया। फिर मैंने टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर्स और डिमांड एनालिसिस, ये तीनों इकट्ठे किए और इनके लिए भी क्लॉक सेट करी और उसी में ये तीनों अटैम्प्ट किए। तो अब मेरे पास अपने रिजल्ट्स थे इंडिविजुअली कि सैम्पलिंग में अगर मैं 1 आवर 15 मिनट्स देती हूँ तो मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे कि पेपर 19 की अगर मैं बात करूँ तो गुड 100 मार्क्स इज आस्क्ड फॉर सैम्पलिंग ओनली, तो 100 में से मेरे X स्कोर हो रहे हैं और इकोनॉमेट्रिक्स में Y आ रहे हैं और इसमें आ रहे हैं। तो इसमें मुझे इंडिविजुअल सबके वीक पॉइंट्स पता चल गए थे कि मैं सैम्पलिंग में यहाँ भूल रही हूँ, इकोनॉमेट्रिक्स में मैं यहाँ कन्फ्यूज हूँ और डिमांड इंडेक्स नंबर्स और टाइम सीरीज में मैं यहाँ फंस रही हूँ। जब मेरी इसकी कम से कम 2 या 3 रिविजन्स हो चुकी थी ऐसे इंडिविजुअली, तो फिर मैंने इनके कल मतलब एक साथ पूरे पेपर देने शुरू किए ताकि मेरी स्पीड भी बने और मुझे ये भी पता चले मेरे कॉन्सेप्ट्स कहाँ मिक्सअप हो रहे हैं। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि मेरे इकोनॉमेट्रिक्स और सैम्पलिंग में कुछ ऐसे प्रूफ्स होते थे जो मैं कुछ का कुछ लिख देती थी और कुछ का कुछ लिख देती थी, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब अपने पूरे पेपर्स आप कर रहे होगे। इसमें जो एक ट्रेंड देखा गया है ओवर द इयर्स, वो देखा गया कि टाइम सीरीज पोर्शन इज गेटिंग इवन मोर एडवांस्ड विद ईच ईयर। जैसे इस टाइम एर्गोडिसिटी भी पूछी गई थी फॉर टाइम सीरीज क्वेश्चंस, पर मैंने टाइम सीरीज पे फोकस FAS के पर्सपेक्टिव से किया था, फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से। मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस उस तरह से देखे थे जो उस बुक में प्रिस्क्राइब थे। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इफ़ आई वॉज नॉट एबल टू अटैम्प्ट 100% ऑफ वॉट वॉज गिवन इन टाइम सीरीज, मैं अ गुड 70 to 80% अटैम्प्ट कर पा रही थी और उस पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हाँ जो मैंने लिखा है वो सही है। स्टेशनैरिटी बहुत पूछी जाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज में, जैसे AR MA, और इन्हीं के बेसिस पे आगे जब हमारे बनते हैं आर्मा और अरीमा।
तो इन पे अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो अगर कल को कोई ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज आप इन कॉन्सेप्ट्स पे पक्के हैं। तो ये पेपर 3 में बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिविजन अपनी इस तरह से करें कि आप कोई पोर्शन छोड़े ना, क्योंकि इसमें मार्किंग भी कई बार काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आप कोई पोर्शन छोड़े ना, सो दैट यू अटेम्प्ट मैक्सिमम, ताकि आपका मार्क्स कवर करने का एरिया बहुत बढ़ गया है, ताकि आपके मार्क्स और बढ़ेंगे। तो रिवीजन आपकी इस तरह से होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मुझे एंड में आपको टाइम, मतलब आप उस दिन घर आएंगे, आपको हार्डली 5 to 6 आवर्स मिलेंगे पढ़ने के उस दिन। तो आपको पता हो कि उन 5 to 6 आवर्स में मैं सिर्फ वीक पॉइंट्स पे देख रही हूँ। जैसे कि मैं जब उस दिन आई थी, मैंने पूरा नहीं पढ़ा कि मैं सैम्पलिंग A to Z पढ़ रही हूँ या इकोनॉमेट्रिक्स A to Z पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ वो वीक पॉइंट्स जो मैंने अपने पेपर से एनालाइज कर करके निकाले थे, सिर्फ वो निकाले थे। जैसे कि मेरे केस में probability proportional to sampling without replacement was a huge pain point for me. तो मैंने सबसे पहले आके वही रिवाइज किया था। सिमिलरली क्लस्टर सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये 2 पोर्शंस काफ़ी पूछे गए हैं इन द पास्ट ईयर पेपर्स। तो अगर कोई ऐसा कॉमन रेकरेंट पार्ट आपको दिख रहा है, उसको साइड में रख लीजिए, ताकि वो आप एक बार टिक कर लें एंड में जाने से पहले कि हाँ मैंने ये भी एक बार देख लिया। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपने बहुत ग्राउंड कवर कर लिया है, आपने मतलब अपने आप को मिनिमम चांस दिया है एग्जाम में कहीं पे भी मार्क्स खोने का, क्योंकि आपने हर पोर्शन उस तरह से कवर कर रखा होगा। पेपर 4 इज़ द लास्ट पेपर, और इसमें आप थके हुए भी बहुत होते हो, क्योंकि आप लगातार 2-2.5 दिन से पेपर दे रहे होते हो, आपका माइंड एक जोन पे चल रहा होता है। तो पेपर 4 में आपकी, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं अपने माइंड को कम से कम टैक्स दे के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल लूँ। तो उसके लिए जो टॉपिक्स, मतलब ये पेपर ऐसा होता है जहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट्स पे लिखना होता है, तो वो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे चुने जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स हो, जो अगर आपको कोई कहे आंख बंद करके भी आपको लिखना हो तो आप लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि यहाँ पे आप थक भी चुके होते हो। जैसे मेरे को याद है कि मैं पेपर 3 लिख के आई थी, जो अपने आप में इतना एग्जॉस्टिव पेपर था, दिमाग भी इतना नहीं चलता है, और आपके पास नट शेल में बस 1 घंटा रह जाता है फॉर रिविजन, क्योंकि आपको खाना भी खाना होता है और थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि इतना बड़ा आपने आगे जाके लिखना भी है पेपर। तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स मैंने चुने थे जो मेरे लिए थोड़े कंफर्टेबल थे, जो मुझे पता था कि अगर मैं ज़्यादा रिवाइज ना भी करूँ तो भी चल जाएगा। तो मैंने चुना था वाइटल स्टेटिस्टिक्स एंड स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। वाइटल स्टेटिस्टिक्स इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें डेमोग्राफी भी आ जाता है। इसमें ज़्यादा फोकस एट द एंड टाइम ऑफ रिविजन मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी रेट्स पे दीजिए, क्योंकि इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यू कैन स्कोर अ लॉट मोर देन अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली लाइफ टेबल के कॉन्सेप्ट्स, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे थे, ताकि वो किसी भी तरह से ट्विस्ट करके पूछे, आई एम एबल टू अटेम्प्ट इट एंड आई एम एबल टू गिव इट माई बेस्ट शॉट। फॉर इसमें थ्योरी एंड स्पेशली मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स, रजिस्ट्रेशन मेथड हो गया, सेंसस मेथड हो गया, एडहॉक सर्वेज हो गए, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, मॉडल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, सारा ऑफिशियल स्टैट्स जो हमारा आता है वो सब इसमें आता है। एंड इफ इट कम्स इट इज़ अ गुड पोर्शन, क्योंकि उसमें आप थ्योरी में काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं। मार्जिन ऑफ एरर इफ़ यू नो दिस इज़ वेरी लेस, तो ये वाला एक आपका अच्छा हो जाएगा। इस पेपर में ये भी देखा गया है, बिकॉज दिस इज समवॉट रिलेटेड टू ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स। तो अगर कुछ करंट इवेंट चल रहा है, जैसे कि 2021 में हमें पता है सेंसस होने वाला था, तो सेंसस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, तो उस टॉपिक में भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लें कि क्या अगर कुछ करंट आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कैसे ऑफिशियल स्टैट्स को आंसर में मोल्ड करना है। The second part that I chose was statistical quality control. Statistical quality control का पेपर is अ गुड पेपर इन द सेंस कि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज लूप होल्स नहीं मिलेंगे, एक फ्लो में चलेगा, कंटिन्यूटी आएगी, प्रोसेस कंट्रोल होगा, प्रोडक्ट कंट्रोल होगा, कंट्रोल चार्ट्स होंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स में मैं काफ़ी क्लियर थी, और एंड में मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था, क्योंकि बस 1 घंटा मिलता है पेपर से पहले रिवाइज करने में, कि मैं सिर्फ ये जो कुछ की बुलेट पॉइंट्स है ना, जैसे 6, जैसे फॉर SQC माई बुलेट पॉइंट्स फॉर कंट्रोल चार्ट्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स, मैं ये सिर्फ ये रिवाइज करके गई थी, क्योंकि इससे मेरे दिमाग में बाकी जो पोर्शंस हैं वो भी कवर हो रहे थे कि अच्छा ये यहाँ से कवर हो जाएगा। कंट्रोल चार्ट्स में अगर मैं क्यूसम चार्ट बोल रही हूँ तो एडवांस कंट्रोल चार्ट्स मेरे कवर हो गए पूरे। अगर मैं प्रोडक्ट कंट्रोल में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लान ला रही हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट इज़ एन ASN या व्हाट इज़ प्रोड्यूसर्स रिस्क वो भी कवर हो रहे हैं। तो वो चीज़ मेरी SQC के लिए थी। फॉर वाइटल स्टैट्स मैंने पेपर्स रिवाइज़ किए थे, तो मैंने अपना टाइम सेट किया था कि मुझे 20-25 मिनट मैं रिवाइज़ करूँगी। तो मैं 2019-2018 के पेपर को ऐसा ब्रश थ्रू कर लिया था जो मैंने सॉल्व कर रखा था, कि मुझे एक बार याद आ जाए थ्रू एंड थ्रू कि अच्छा इसमें ये था और ऐसे ऐसे जाना है। एंड जस्ट बी वेरी रिलैक्स इन द लास्ट पेपर, क्योंकि
मतलब एक्साइटमेंट भी हो रही होती है कि फाइनली इट्स कमिंग टू एन एंड, बट एक ये भी होता है दैट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, सो अ काम माइंड विल गिव यू दैट रिजल्ट। जो जीएस का पेपर होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में, उसमें हमें मिनिमम मार्क्स ला के क्वालिफाई करना पड़ता है, देन ओनली वी आर एलिजिबल टू क्वालिफाई द रिटन। तो जीएस एक ट्रिकी टॉपिक हो सकता है बिकॉज इसमें हमारे को डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, एंड टाइम उस टाइम पे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द पेपर आपको लगता है 3 घंटे बहुत कम है, बिकॉज हर कुछ ही अपने आप में डिफरेंट होता है। तो इसमें जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि ज्योग्राफी का जो पोर्शन था उसके लिए आई फॉलोड सीबीएसई 9th एंड 10th की बुक्स, स्पेशली द हेल्प बुक ऑफ जेपीएच। उससे मेरा बहुत सारा पोर्शन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट, मॉनसून, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, व्हाट आर द बाउंड्रीज, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल, व्हाट इज़ द इरीगेशन, ये सब कवर हो गया था। तो और इसके अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो ज्योग्राफी के जीएस के पेपर में, तो वो आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अटेम्प्ट करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो कि हाँ मेरे 3 क्वेश्चंस तो राइट हैं, आई हैव दीज मार्क्स इन माई किटी, अब मेरा आगे जो भी होगा वो प्लस होगा। तो ज्योग्राफी मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता था कि पहले मैं उसके अटेम्प्ट करके उसको फिनिश कर लूँ एंड फिर आगे बढ़ूँ। फॉर हिस्ट्री आई फोकस्ड अ लॉट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल एज मिडीवियल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट आती है, क्या क्या रेवोल्यूशन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल हमारी रही है वो सारा उसमें आता है। ये बहुत हेल्प करेगा इन आंसर राइटिंग जो हमारे हिस्ट्री के पोर्शन में आते हैं। मिडीवल इंडिया में जैसे जो हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, सूफी मूवमेंट थी, भक्ति मूवमेंट थी, ये सब भी कई बार मिक्स एंड मैच करके आप आंसर्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं। For polity and for economics, I followed वाजीराम एंड रवि के रिसाइटल्स एज वेल एज जो उनका आईएएस के लिए प्रीलिम्स की क्विक रिवीजन नोटबुक आती है। तो उसमें वो क्या करते हैं, ईच टॉपिक का कुछ ना कुछ आपको जिस्ट दे देते हैं जो कहीं ना कहीं आप रेजोनेट कर सकते हैं कि हाँ ये पॉलिटी में फिट हो रहा है या ये इकोनॉमिक्स में फिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइजेशन ऑफ नेशनल बैंक्स या समथिंग एज कि जब हम नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बढ़ाएंगे और अपना, या फूड स्कैरसिटी की प्रॉब्लम, दीज आर टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स में भी हैं, और अगर आप इसको थ्योरेटिकल नॉलेज से टाई अप करें तो यू हैव अ वेरी गुड आंसर। इधर जो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी अपने आंसर्स लिखने के लिए वो ये थी कि पहले तो मैं ये लिखूं व्हाट इज़ द मेन जिस्ट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, क्या इसमें आइडिया डिराइव हो रहा है जो क्वेश्चन आस्क्ड है, फिर उसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, क्या उसका कोई इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, एंड अल्टीमेटली अगर मेरा कोई सजेशन है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, इसके फॉर या इसके अगेंस्ट या न्यूट्रल भी, कि ओके दिस इज गोइंग सो वी नीड टू स्ट्रेंथन ऑन दिस, वी नीड टू नॉट स्ट्रेंथन ऑन दिस, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, तो इसमें हो जाएगा। इसमें मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस जितने भी मतलब मेरे से हो पा रहे हैं, चाहे अगर एक में मैं एक पैराग्राफ ही लिख पा रही हूँ तो पर मैं लिखूँ, सो दैट आई एम अटेम्प्टिंग मोर, तो मार्क्स कवर करने का और गेन करने का मेरा एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो देर इज मतलब वो विन विन सिचुएशन है, आप लूज आउट तो नहीं करोगे। इफ़ यू डू नॉट अटेम्प्ट तो फिर उसमें एक रहता है कि हाँ मुझे इसमें क्या ही मार्क्स मिलेंगे, मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं। तो वो चीज़ एक मेरी रहती थी। और क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज़ में वाजीराम एंड रवि की प्रीलिम्स की थोड़ी बहुत मतलब पूरी जो वो निकालते हैं वो पढ़ी थी, और रिसाइटल्स थोड़े बहुत पढ़े थे। फॉर एग्जांपल आई रिमेंबर डीमोनेटाइजेशन पे एक बहुत अच्छा रिसाइटल है, एक जीडीपी पे है, एक ये था कि कोविड के बाद शुड एवरीबडी बी गिवन एक मिनिमम पे टू सस्टेन देमसेल्व्स, हाउ डज दैट वर्क, इज इट रिलेटेड टू द लाइफ गेम ऑफ मोनोपोली। तो ऐसी सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मेरा इंग्लिश में भी बहुत हेल्प हुआ। जो हमारा 800 वर्ड्स का एसे आता है वो आप बहुत ज़्यादा अपने जीएस से डिराइव कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में जो स्कोरिंग पार्ट है वो प्रेसी एंड ग्रामर है। तो ग्रामर मतलब आप एरर स्पॉट बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये प्रेपोजिशन डाल के ये वर्ड, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर सकती हूँ। सिमिलरली प्रेसी में यू जस्ट हैव टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द पैसेज टू 1/3। तो आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए उसको एंड फिर उसमें अपना मार्क कर लीजिए साइड में कि यहाँ पे मैंने ख़त्म करना है कम वर्ड में, तो वो आप प्रेसी करके अपना बना सकते हैं अच्छे से। सिमिलरली 800 एंड 200 वर्ड्स के जो ऐसे होते हैं उसमें जीएस की जो आपकी करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन है बहुत हेल्प करेगी आपको, आपका टाइम भी सेव होगा, आप उसमें वो चीज़ें यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और आपकी रिवीजन में भी आप जब जीएस के लिए वो पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की ऑटोमेटिकली रिवीजन हो जाएगी। एंड हर ऐसे जो मैंने इंग्लिश में लिखा था आई ऑलवेज हाईलाइटेड अ सिल्वर लाइनिंग कि ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। दिस जैसे कि कई बार हमें आता है छोटे छोटे चीज़ें ऐसे लिखने के लिए 200 वर्ड्स का कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग या ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो दीज आर इडियम्स विच हैव रेजोनेशन इन रियल लाइफ एज वेल। तो आप इसको किसी करंट अफेयर से टाई अप करके या अपने आप को आपको कोई लगे कोई पर्सनल इंस्टेंस ऑफ इंस्पिरेशन से टाई अप करके आप उसको कर सकते हैं।
तो वो आपका काफ़ी अच्छे से इंग्लिश का पेपर कवर हो जाएगा। अगर मैं जिस दूँ पूरी की पूरी रिटन एग्जाम की तैयारी की थी तो वो थी पास्ट ईयर पेपर्स की के बेसिस पे रिवीजन। तो मैंने अपने रिवीजन को इस तरह से स्ट्रक्चर कर रखा था कि मैं हर रिवीजन में डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स से अपने कॉन्सेप्ट्स को ट्राई आउट करती थी। इससे मुझे पता चलता था कि जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअली में कितना मटीरियलाइज हो रहा है पेपर्स में, क्योंकि जब मैं फिर चेक करके अपने आप को स्कोर करती थी मुझे पता चलता था ये मेरा वीक पॉइंट है और ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इस पर मुझे बिल्ड करना है। तो मेरा एम ये हो गया था एंड में कि रिटन पेपर्स में स्पेशली फॉर द ऑब्जेक्टिव वंस आफ्टर से 2 to 4 राउंड्स ऑफ रिवीजन मेरा स्कोर 180 तक टच कर जाए, सो दैट आई एम कॉन्फिडेंट आगे जाके पेपर में दैट आई एम एबल टू स्कोर एटलीस्ट 100 एंड अबव, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि पेपर टफ आ रहा है कि ईजी आ रहा है या अलॉन्ग द सेम लाइंस आ रहा है। तो अगर आप घर पे 180 का स्कोर टच कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का कॉन्फिडेंस रहेगा दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट एंड यू विल बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इररिस्पेक्टिव किस टाइप का पेपर आ रहा है। ये एक था। पेपर 4 में रिवीजन हेल्प्स यू अ लॉट, स्पेशली आंसर राइटिंग, क्योंकि आप आंसर राइटिंग कर करके आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई होती है कि वहाँ पे अगर आप मान लो 25-20 मिनट भी रिवाइज करके जाते हो और लास्ट पेपर है आपको थोड़ा रिलैक्स भी चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा बिकॉज आपकी हैबिट होगी वो आंसर राइटिंग की। तो पास्ट ईयर पेपर से प्रैक्टिस करना एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना वहाँ पे जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स अ वीक पॉइंट थ्रू एनी नंबर ऑफ मटेरियल, जैसे कि ऑनलाइन हमें NPTEL के नोट्स मिल जाते हैं, हमें शलभ के नोट्स मिल जाते हैं, तनुजित चक्रवर्ती के बहुत अच्छे नोट्स फॉर रेफरेंस मिल जाते हैं, यूट्यूब से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो उन पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से ब्रश अप करना विद न्यूमेरिकल सो दैट मुझे उसकी प्रैक्टिकल सेटिंग भी पता है। मैंने ये पेपर अपनी जॉब के साथ निकाला। मेरा जो टाइम शेड्यूल होता था वो ऐसा होता था कि मैं सुबह थोड़ा टाइम निकाल लूँ बिफोर लॉगिंग इन एंड आफ्टर आई लॉग आउट तो मैं थोड़ा फिर और टाइम निकाल दूँ, सो दैट मेरा एक रिदमिक पैटर्न ऑफ 3 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस बना रहे, जिससे कंसिस्टेंसी भी रहे और कॉन्सेप्ट्स भी एट टच रहें। इससे मेरी हेल्प इस तरह से हुई कि मैं कभी भी आउट ऑफ टच नहीं गई कि मुझे बिल्कुल ही याद ही नहीं रहा कि अच्छा इस प्रोबेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन का ये इम्प्लीकेशन था या एक्स का ये कुछ हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर रखें, अपनी मिस्टेक से मत डरें, एग्ज़ाम दें जितना दे सकते हैं। अगर कोशिश कर सकते हैं तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर 3 डेज़ का, मतलब मेरा एम था कि मैं एक 3 डेज़ का फुल प्रैक्टिकल सेटिंग दूंगी, बट मतलब मेरे एंड से लास्ट में मैं वो नहीं कर पाई थी। मुझे था कि नहीं जितना रिवाइज हो रहा है वैसे ही करो, बट अगर आप लोग कर पाएँ तो 3 डेज़ का मॉक ज़रूर दें। उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ये रेप्लिकेट कर सकती हूँ, आगे जाके पेपर में भी मैं नहीं थकूंगी, क्योंकि उसमें आपको थकावट का भी पता चल जाएगा, आपको अपनी सिनर्जी का पता चल जाएगा, आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही है, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच रखें एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी एंड आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूं। मैंने बहुत अपने प्रेपरेशन टाइम पे DKT की वीडियोस देखी हैं, तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग टू बी गिविंग दिस इंटरव्यू फॉर DKT। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी प्रिपेयरिंग।